आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ये दिन में सपने देखते रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बात पर के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आप जानते हैं, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और पूरा प्रदेश, आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि छोटे से छोटे लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं और उनके सम्मान में जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। नितिन नवीन युवा है, पहली बार बीजेपी ने बिहार को यह मौका दिया है। नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। मैं समझता हूं कि वे अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इन चुनौतियों का सामना करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन संगठन में कर सकें, इसलिए हम शुभकामनाएं देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का बड़कपन है कि अपने छोटे से छोटे लोगों को पार्टी का प्रेसिडेंट बना देते हैं और उनके सम्मान में जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और मौका जब नितिन नवीन जी को मिला है, नौजवान हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को ये मौका दिया है राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष का, तो नितिन नवीन जी के सामने बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि युवा हैं, नौजवान हैं, अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इन चुनौतियों का सामना करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन संगठन में कर सकें, इसकी शुभकामना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी यह लड़ाई संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। बीजेपी गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसलिए महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर उसने हत्या की थी। उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी से इतनी नफरत क्यों, यह देश नहीं समझ पा रहा है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि मनरेगा इस देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी योजना गरीबों के लिए थी और उसे बीजेपी समाप्त कर रही है। बिल्कुल, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है। हमारी लड़ाई ये संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसीलिए महात्मा गांधी को जिसने 3 गोलियां मारकर हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी अगर महात्मा गांधी का नाम बना रहने देते और जो परिवर्तन आपको करना था करते। परंतु महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों, आपने क्यों हटाया, ये देश नहीं समझ पा रहा है। और जहां तक सवाल है संवैधानिक, ये आपने गारंटी जो थी उस गारंटी को क्यों समाप्त किया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मनरेगा इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना थी, गरीबों के लिए गारंटी थी,
उसे बात। बीजेपी केरल प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के लोग मिलते नहीं, उन्हें ढूंढना नहीं है, मिलते नहीं है, उन्हें ढूंढना नहीं है, उन्हें एक ही घर से लोग मिलते हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि केरल में तिरुवनंतपुरम जो 45 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में था, वह कॉरपोरेशन हमने जीती है। केरल का रुख बदल रहा है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समाज के सभी तबकों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा और यह केरल के बदलने का समय है और हम आने वाले 80 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। कांग्रेस को आदमी मिलते नहीं, उनको ढूंढना नहीं है, उनको एक ही घर से आदमी मिलते हैं, तो इसलिए उनके टीका का मैं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मुद्दा यह है कि अभी केरल में कल प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने भी कहा, केरल का गौरव से उल्लेख किया कि तिरुवनंतपुरम जो 45 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में था, वो कॉरपोरेशन हमने जीती है और हमारे खुद की मेजॉरिटी हुई है। वहाँ हम एनडीए करके लड़ते हैं, वहाँ बीडीजेएस हमारे साथ मुख्यतः है। तो यह अब चमत्कार शुरू हो गया है। सभी जगह हमारे लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़े हैं, 30 से ज़्यादा अधिक ग्राम पंचायत हमारे कब्जे में आई है। तो इस तरह से एकदम रुख बदल रहा है केरल का। केरल ने तय किया है कि अब दोनों को छुट्टी। हमेशा क्या होता था, वहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है, तो इसलिए कभी एडीएफ लेफ्ट फ्रंट डेमो और दूसरी कभी कांग्रेस लेड फ्रंट यूडीएफ। तो यही आपस में 70 साल से चल रहा है नाटक। तो ये अब लोग समझ गए हैं कि दोनों केरल का विकास नहीं करेंगे और केरल का विकास मोदी जी के फॉर्मूले पे ही हो सकता है। और केरल के लिए कभी सत्ता में न आते हुए भी मोदी जी ने इतना काम किया है, तो ये लोग बहुत उसके लिए कांग्रेस सवाल है। क्यों सभी आम जनता नन्ही मोदी कहती है, नन्ही मोदी माने थैंक यू मोदी। तो ये वहाँ का गुडविल है। और अभी मेरे साथ हमारे यहाँ चुनाव के लिए प्रभारी विनोद तावड़े आए हैं। हम सालों से एक साथ काम किया है, तो हम करेंगे और सब मिलके, मुझे पूरा विश्वास है चंद्रशेखर भी बहुत एनर्जी लगाकर काम कर रहे हैं और सारी टीम मिलके इस बार हमें समाज के सभी तबकों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा। और जैसे एक बार चमत्कार होता है, लोगों ने एक बार करवट बदल ली तो पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है, वैसा बदलने का ये केरल का समय है। और हम आने वाले 30-90 दिन में, 80 दिन में पूरा करेंगे ये लक्ष्य, ये मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा था कि वह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों का अपमान है। उन्होंने कुछ अनर्गल टिप्पणियां की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सीधे सीधे वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर दलित समाज से डॉक्टर रामनाथ कोविंद और जनजाति समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो सभी दलित जनजाति भाई बहनों का गौरव बढ़ता है। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत सौरभ भारद्वाज को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और खुद आकर माफी मांगनी चाहिए। कल जो सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का और हमारे अनुसूचित और जनजाति समाज के जो भाई बहन हैं उन सब का अपमान है। कल उन्होंने कुछ अनर्गल टिप्पणियां की हैं और वो उनकी मजबूरी भी है। वैसे तो मैं उनके पूरे प्रेस वक्तव्य का निंदा करता हूं, लेकिन अगर आपने वो प्रेस वक्तव्य देखा होगा तो उसकी जो अंतिम 2 लाइनें हैं उसको समझने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार में जो दोनों राष्ट्रपति बने उनकी नियुक्ति पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। और जो उनकी लाइन है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको।
कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लोग बिठाए जिनके सामने बाकी नेता बड़े दिखें। अब मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर दलित समाज के डॉक्टर रामनाथ कोविंद और जनजातीय समाज से महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनती हैं तो हिंदुस्तान के सभी दलित भाई, सभी जनजातीय भाई बहनों का गौरव बढ़ता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरह की टिप्पणी सौरभ भारद्वाज ने की है, ये निंदनीय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी अपमान है और हमारे भाई बहनों का भी अपमान है। और मुझे तो लगता है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त करना चाहिए और खुद अरविंद केजरीवाल को आकर इस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि पूरे दलित समाज का और जनजातीय समाज पर जो टिप्पणी की है यह शोभनीय है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधानसभा के लिए बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें सार्थक बहस भी हो, सुझाव भी आए। इसके लिए मैंने सबसे व्यक्तिगत चर्चा भी की है और 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सदन मर्यादा पूर्ण तरीके से चले, विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है और सरकार उन मुद्दों पर निश्चित रूप से जवाब दे। मैं किसी भी मुद्दे पर जो नियमों के अनुरूप होंगे उन पर बहस के लिए मना नहीं करूंगा। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सदन की गरिमा का ध्यान रखें। विधानसभा के लिए बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उस पर सार्थक बहस भी हो, सुझाव भी आए, पक्ष विपक्ष लोग मिलकर के सदन को शांतिपूर्वक चलाएं। ऐसा मैंने सबसे व्यक्तिगत चर्चा भी की है और इसके लिए 27 तारीख को मैंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें कोई अच्छे सुझाव आए उस अनुरूप कर सकें। मेरा प्रयास रहेगा कि सदन नियमों के तहत चले, मर्यादाओं में चले और एक मर्यादापूर्ण भाषा में चले। यदि उसका सब लोग सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि सदन आराम से चलेगा और अच्छी तरह चलेगा। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सरकार उन मुद्दों पर निश्चित रूप से अपना जवाब दे, उनका समाधान करे। और मैं किसी भी मुद्दे के लिए जो नियमों में होगा उसके लिए कभी भी बहस के लिए मना नहीं करूँगा। विपक्ष को पूरा समय दूंगा और पक्ष को भी अपना समय दूंगा ताकि दोनों मिलकर के शेष चलाएं। यह सत्र प्रारंभ में राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की भी चर्चा होगी, पारित होगा, उसका बजट प्रस्तुत होगा, बजट पे चर्चा होगी, 8 डिमांड्स पे होगी। ये मिलाकर के मुझे लगता है कि हमारे बाकी तो बीएससी की मीटिंग में हम बाकी डेट वाइज विषयों को तय करेंगे, लेकिन यह सदन शेष चले ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और सभी से अपील भी रहेगी कि मर्यादापूर्ण भाषा में और सामान्य में काम करें और साथ में सदन के बाहर भी सदन की गरिमा का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमारी पार्टी में एक व्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद लोकतांत्रिक तरीके से मंडल से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में तो फैसला एक परिवार करता है। परिवार के 3 लोग बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, चुनाव में टिकट किसे दिया जाएगा, यह फैसला करते हैं। इसलिए उनका हम पर प्रश्न खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। कि हमारी पार्टी में एक व्यवस्था तो है कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है हमारी, लेकिन उसके बावजूद भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत मंडल से लेकर के, जिला से लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत विधिवत उनका चुनाव की जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पिछले कल उनको जो है इस दायित्व पर जो है वो एक व्यवस्था के अनुरूप बिठाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो फैसला एक परिवार करता है। परिवार के लोग भी 3 लोग बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, चुनाव में टिकट किसको दिए जाएंगे, ये फैसले करने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की। इसलिए उनका कोई प्रश्न बनता नहीं हम पर खड़ा करने का, और इसलिए वो अपना झांक करके देखें। और सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जो है वो बुरी तरह से जो है वो समाप्त होने जा रही है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।